Hello, good morning, student. So today we are going to discuss chapter 2. The chapter name is Acid, Bases and Salt. You have learned in your previous classes that the sour and the bitter taste of a food are due to the acid and bases, respectively, present in them. If someone in family suffering from the problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar, or baking soda solution? Which property did you think of while choosing the remedy? Surely you must have used your knowledge about the ability of acid and bases to nullify each other's effect. Recall how we tested a sour and the bitter substance without tasting them. You already know that acid are the sour in taste and change the color of a blue litmus to red, whereas bases are bitter and change the color of the red litmus to blue. Litmus is a natural indicator, turmeric is another such indicator. Have you noticed that the stain of a curry on a white cloth become a reddish brown when a soap which is basic in nature is scrubbed on it? Turns yellow. Again, when the cloth is washed with a plenty of water, you can also use a synthetic indicator such as methyl orange and the phenolphthalein to test for the acid and bases. In this chapter, we will study the reaction of acid and bases, how acid and bases cancels out each other's effect, and many more interesting things that we use and see in our day-to-day life. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एसिड और बेस जो हैं वो किस तरह के टेस्ट में होते हैं और किस तरह से एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलीफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि आप जैसा कि जानते हैं अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो कि ओवर ईटिंग की वजह से एसिडिटी से सफ़र कर रहा है, तो ऐसी केस में आप उसको कौन सी रेमेडी, ऐसी कौन सी होम रेमेडी जो है आप उसे देंगे जिससे एसिडिटी जो है वो कवर कर सकें। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जैसे कि लेमन जूस है, विनेगर है या फिर बेकिंग सोडा है। तो जैसा कि अगर आप जानते हैं जब एसिडिटी हुई है तो हमें क्या देना होगा, उसे बेसिक सॉल्यूशन देना होगा। तो बेसिक में क्या है, बेकिंग सोडा है। तो जो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है ये क्या करेगा, उसके यानी एसिड के इफ़ेक्ट को नलीफाई करेगा। तो इस तरह से जो है हम एसिडिटी को कम कर सकते हैं। तो इससे यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई हैं। इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि क्या आपने मतलब सोर और बिटर की सब्सटेंस को टेस्ट किया है विदाउट टेस्टिंग देम कि वो सोर है या बिटर है, ये कैसे हमें पता चल रहा है? किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू पता चलेगा। इसके साथ साथ जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं एसिड और बेस के इफ़ेक्ट को नलीफाई करने के लिए, वो उसकी हमें नॉलेज होती है, तभी हम उस चीज़ को उस तरह से कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ब्लू लिटमस पेपर होता है ये एक इंडिकेटर है जो कि हमें बताता है कि जो भी सब्सटेंस है वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। अगर जो कलर ऑफ ब्लू लिटमस का जो अगर वो रेड में कन्वर्ट होता है तो वो क्या होगा, वो बताता है कि वो बेसिक इन नेचर एसिड इन नेचर है। और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू होता है तो क्या बताता है, वो बेसिक इन नेचर है। तो इस तरह से जो है हमें पता चलता है। इसके साथ साथ अगर आपने ये नोटिस किया होगा कि कभी आपके वाइट क्लॉथ पे अगर कभी कोई हल्दी या करी के दाग लग जाते हैं तो जब आप उसे वॉश करते हैं और साबुन उसके ऊपर रब करते हैं तो आप देखेंगे कि क्या वो एक रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, क्योंकि जो साबुन है वो एज अ बेसिक रिएक्ट करता है और इस वजह से वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। और उसे जब प्लेंटी ऑफ वाटर से हम वॉश करते हैं तब हमें दिखाई देता है कि वो साफ़ हुआ है, मतलब उसका कलर इफ़ेक्ट जो है वो थोड़ा कम हो गया है। इसके साथ साथ हम इंडिकेटर्स के तौर पे मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन को भी यूज़ कर सकते हैं टू टेस्ट एसिड और बेसिस इन दिस। अब चलिए इसके आगे हम देखते हैं कि क्या है। Litmus solution is a purple dye which is extracted from a lichen, a plant belonging to the division of Thylophyta, and is commonly used as an indicator. When the litmus solution is neither acidic or nor basic, its color is purple. There are many other natural material like a red cabbage leaf, turmeric, which indicate the presence of acid or base in a solution. These are called acid-base indicator or sometimes a simple indicator. अब यहाँ पे लिटमस पेपर के बारे में बताया गया है कि लिटमस सॉल्यूशन जो है वो एक तरह का पर्पल डाई है। जब भी रेड और सॉल्यूशन एसिड या बेसिक नहीं है तो वो
क्या होता है, एक पर्पल कलर शो करता है, जो कि ये बताता है कि नहीं, जो सॉल्यूशन है वो नाइदर इट्स एसिडिक और नॉट बेसिक। अब चलिए हम देखते हैं आगे, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब देखिए यहाँ पे जो है बताया गया है एक टेबल। इस टेबल में जो है हमें फॉलोइंग चीज़ों को मिलाना है और मिक्स करना है। उसके बाद जो उसका कलर आ रहा है उस कलर से हमें डिसाइड करना है कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब चलिए हम देखते हैं आगे, एसिड, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। अब लेबोरेटरी में देखिए वहाँ पे जो है एक्टिविटी बताई गई है, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ HCl, सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ H2SO4, नाइट्रिक एसिड विच इज़ HNO3, acetic acid which is the CH3COOH, sodium hydroxide which is NaOH, calcium hydroxide which is CaOH2, potassium hydroxide which is KOH, magnesium hydroxide which is MgOH2, and the ammonium hydroxide which is NH4 and OH। अब यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं। अब चलिए देखते हैं हम आगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो भी है HCl से स्टार्ट होते होते CH3COOH तक, ये सारे क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, सारे के सारे एसिडिक एसिड हैं। उसके बाद के जो भी बताए गए हैं NaOH से लेके NH4OH तक, ये सारे बेसिक इन नेचर है। Put a drop of each above solution on a watch glass one by one and test with a drop of indicator shown in table 2.1. What change in the color did you observe with the red litmus and blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solution for each of the solution taken? Tabulate your observation in table 2.1. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इस तरह के मल्टीपल सॉल्यूशंस आपको लेने हैं और उसके साथ साथ उसमें जो है इंडिकेटर्स की हेल्प से आपको पता करना है कि कौन सा जो है एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। इसके साथ साथ जब उसमें आप फिनॉफ्थलीन या मिथाइल ऑरेंज का ड्रॉप डालते हैं तो वो किस तरह का कलर चेंज करता है, और फिर इस तरह से वो टेबल तैयार करके आपको यहाँ पे लिखना है, जो कि मैंने क्लास वर्क में आपको करवाया है, आप उससे समझ सकते हैं। इसके साथ साथ अब चलिए हम देखते हैं आगे, दिस इंडिकेटर्स टेल अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन द कलर। There are some substances whose odor changes is acidic or basic media. These are called the olfactory indicators. Let us try out some of these indicators. अब देखिए olfactory indicators क्या है वो हम देखेंगे। यहाँ पे जो बताया गया है, these indicators tells us whether a substance is acidic or basic by change in color, and there are some substances whose odor changes in the acidic or basic media. अगर कुछ सब्सटेंस ऐसे जिनको एसिडिक और बेसिक मीडिया में डालें तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, और उस ऑर्डर के चेंज होने की वजह से हमें पता चल जाता है कि सॉल्यूशन बेसिक है या एसिडिक है। और ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। एक्टिविटी 2.2, take some finely chopped onion in a plastic bag along with the same strips of a clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to test for the acids and the bases. Take 2 of these cloth strips and check their odor. Keep them on a clean surface and put a few drops of a dilute HCl solution on the one strip and few drops of a dilute NaOH solution on the other. अब देखिए यहाँ पे क्या करने के लिए कहा गया है, क्योंकि हमें ऑल्फैक्टरी को टेस्ट करना है, तो यहाँ पे ये किया गया है कि एक कपड़ा लिया गया है जिसमें अनियन को काट के क्या किया गया है, रख दिया गया है और इसको काफ़ी देर के लिए छोड़ दिया गया है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस एक्टिविटी में जब आपने कपड़े में अनियन को डाल के रखा है तो इससे अनियन जो है अपनी स्मेल और अपना जो भी केमिकल है वो क्या कर रहा है, उस कपड़े में छोड़ रहा है। तो उसके बाद जब आप क्या करोगे, रिंस बोथ द स्ट्रिप्स विद वाटर अगेन एंड चेक देयर ओडर। आपको कह रहा है कि जो भी क्लॉथ है उसकी दोनों स्ट्रिप्स को जो है उसको आप धो लीजिए और फिर अगेन चेक करिए। नोट योर ऑब्जर्वेशन एंड टेक द वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल टू चेक देयर ओडर। Take some dilute HCl solution in the test tube and dilute NaOH solution in another. Add a few drops of a dilute vanilla essence to the both test tube and shake well. Check the odor once again and record the changes in the odor. If any similarity, test the changes in the odor of a clove oil and the dilute HCl and the NaOH solution. The record your observation. अब देखिए क्या होगा,
जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो बेसिकली जब हम उसमें HCl यानी उस क्लोथ में अगर हम जो भी हमने उस कपड़े में अनियन को काट के बांध के रखा है पतले पतले स्लाइसेस करने के बाद, तो बेसिकली क्या हो रहा है, अनियन अपने जो केमिकल्स हैं जो भी उसके अंदर है वो अपना जूस उस कपड़े में छोड़ रहा है। उसके बाद हमें उस कपड़े को यूज़ करना है ये जानने के लिए कि वो किस तरह का जो है ऑर्डर देने वाला है। तो अगर हम उसके 2 स्ट्रिप्स को कट कर दें, ठीक है, एक में हम क्या करें, एसिड डालें और एक में बेसिक सॉल्यूशन डालें, तो उसके ऑर्डर से हम पहचान सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि वो ऑल्फैक्टरी सॉल्यूशन है। विच ऑफ दिस वेनिला, ऑनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो हमारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये जो है हमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में समझ में आते हैं। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि और भी एक्टिविटी करिए और जानने की कोशिश करिए कि और भी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होती है एसिड और बेसिस की। अब चलिए हम देखते हैं आगे। हाउ डू द एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। अब देखिए एसिड और बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करती है, तो वो किस तरह से करती है वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। तो अब हम वो देखेंगे। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस एंड सेट द apparatus as shown in figure 2.1. Take about 500 ml of a dilute sulfuric acid in a tube and add a few drops of pieces of zinc granules to it. What do you observe on the surface of a zinc granules past the gases being evolved through the soap solution? Why are the bubbles formed in the soap solution? Take a burning candle near a gas filled bubble. What do you observe? Repeat this activity with some more acids like HCl, HNO3 and CH3COOH. Are the observation in all the cases same or different? अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, जैसा कि एपरेटस यहाँ पे रखा गया है, आपको भी एपरेटस को उसी तरह से पूरी तरह फिल आउट करना है। अब आप एक बार इस इमेज को देखिएगा, वहाँ पे स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक ग्रैन्यूल्स है, हाइड्रोजन गैसेस बबल्स आपको दिखाई देंगी। इसके बाद वहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब लगाई गई है जहाँ पे बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, कैंडल है, सोप बबल फिल्ड विद अ हाइड्रोजन वाटर है एंड सोप सॉल्यूशन है। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही हमने ये एपरेटस जैसा कि बताया गया है उस तरह से हमने लगाया, उसके बाद क्या है, उसमें जब हमने जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स किया तो उसमें क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस की बबल रेडी हो रही है और वो बबल डिलीवरी ट्यूब से जब हम सोप सॉल्यूशन में जा रही है तो उसमें जो है बबल्स निकल रहे हैं जो कि सोप बबल है फिल्ड विद अ हाइड्रोजन गैस। और ये गैस जब कैंडल जलती हुई कैंडल के पास जा रही है तो उसमें से जो है पॉप साउंड निकलते हैं, यानी आपने देखा होगा चिट चिट का साउंड जब कभी निकलते हुए या कभी बाई चांस आपने इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर लिया हो या आपने होते हुए देखा हो तो आप देखेंगे कि कभी भी कैंडल कुछ कुछ गैसेस के पास जब जाती है, और या आपने देखा होगा आपने जब मोमबत्ती जलाई है घर में कभी ऐसे टाइम पर और किसी ऐसी जगह पे जाके रखते हैं तो उसमें से चिट चिट की आवाज़ आती है, तो राइट, तो इस तरह से जो है वो बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन गैस के साथ उसका रिएक्शन होता है और फिर वो पॉप साउंड क्रिएट करता है। Now we see, note that the metal in the above reaction displaces a hydrogen atom from the acid as a hydrogen gas and forms a compound called a salt. Thus, the metal reaction of a metal with an acid can be summarized as acid plus metal. It gives a salt and the hydrogen gas. अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जब भी एसिड और मेटल का रिएक्शन करेंगे हम तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, राइट। अब चलिए देखते हैं एक्टिविटी 2.4। Place a few pieces of the granulated zinc metal in a test tube. Acid 2 ml of a sodium hydroxide solution and warm the content of the test tube. Repeat the rest of these steps as in activity 2.3 and record your observation. The reaction that takes place can be written as follows. अब देखिए वहाँ पे जो है रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। एसिड लिया है हमने विच इज़ ट्वाइस NaOH एंड जिंक लिया गया है। तो अब जो जिंक लिया है हमने अब उससे क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट बना रहा है विच इज़ Na2ZnO2 प्लस H2 गैस जो कि हाइड्रोजन है वो बाहर निकल रही है। यू फाइंड अगेन दैट द हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल metals.
How do the metal carbonate and the metal hydrogen carbonate react with acid? अब चलिए देखते हैं मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो किस तरह से रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ. Activity 2.5. Take two test tubes, label them as A and B. Take about the 0.5 gram of a sodium carbonate, which is Na2CO3, in the test tube A, and about a 0.5 gram of the sodium hydrogen carbonate, NaHCO3, in the test tube B. Add about 2 ml of dilute HCl or to both the test tubes. What do you observe? Pass the gas produced in each cases through lime water. Calcium hydroxide solution as shown in figure 2.2. Record your observation. अब ये सॉल्यूशंस आपको लेने हैं और इसके बाद क्या प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो सारी ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड करना है यहाँ पे. अब जैसे बताया है कि द रिएक्शंस ऑकरिंग इन द अबव एक्टिविटी एज रिटर्न इज टेस्ट ट्यूब ए जो है उसमें हमने लिया है Na2CO3 plus twice HCl in an aqueous solution form. It will give twice NaCl plus H2O in a liquid and CO2 and a gaseous form. Again it's taking in a test tube B the NaHCO3 plus HCl and it will give you NaCl and H2O plus CO2 gas. Right? On passing the carbon dioxide gas evolved through the lime water. और जो लाइम वाटर है उससे जो है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाती है. लाइम वाटर का जो फॉर्मूला है देखिए यहाँ पे बताया गया है CaOH2 इन एक्वास प्लस CO2 गैस. इससे क्या बना रहा है वाइट प्रेसिपिटेट बन रही है CaCO3 प्लस H2O. देखिए जो आपको यहाँ पे इमेज में जो छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं सॉल्यूशन में टेस्ट ट्यूब के दैट वी नोन एज द sodium carbonate, okay, which just like that it's showing a white precipitate. Now we see the other. On passing excess of carbon dioxide, the following reaction takes place: CaCO3 solute and the H2O, and then the CO2 gas. So it will give the soluble in water, which is CaHCO3 whole 2 and aqueous solution. Limestone, chalk, marble are a different form of a calcium carbonate. All metal carbonate and the hydrogen carbonate react with acid to give a corresponding salt, carbon dioxide and water. Thus the reaction can be summarized as methyl carbonate, methyl hydrogen carbonate plus acid, and it will give a salt plus a carbon dioxide plus water. How do acid and bases react with each other? Activity 2.6. Take about 2 ml of a dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of a phenolphthalein solution. What is the color of the solution? Add a dilute HCl solution to the above solution drop by drop. Is there any color change for the reaction mixture? Why did the color of the phenolphthalein change after the addition of the acid? Now add a few drops of NaOH to above mixture, and does the pink color of the phenolphthalein reappear? Why do you think this has happened? चलिए यहाँ पे एक्टिविटी जो बताई गई है उससे क्या फाइनली हमें रिजल्ट मिल रहा है वो हम आगे देखेंगे. In the above activity we have observed that the effect of a base is nullified by the acid and vice versa. The reaction taking place is written as NaOH plus HCl. It will give NaCl plus H2O. The reaction between an acid and the base to give a salt and water is known as a neutralization reaction. In general, the neutralization reaction can be written as base plus acid gives a salt plus water. अब जब बेस और एसिड को हम रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या वो दे रहा है वो सॉल्ट प्रोवाइड कर रहा है और ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहा है नलीफाई कर रहा है. Now we see the reactions of a metallic oxide with acid. Take a small amount of copper oxide in a beaker and add a dilute hydrochloric acid. Slowly while stirring, note that the color of the solution, what has happened to the copper oxide. You will notice that the color of the solution become a blue-green and the copper oxide dissolved. The blue-green color of the solution is due to the formation of a copper and chloride in the reaction. The general reaction between a metal oxide and the acid can be written as metal oxide acid, and it will give a salt plus water. Now write a balance the equation for the above reaction, and since the metallic oxide react with acid to give us salt and water, similarly the reaction of base with the acid metallic oxide is said to be the basic oxide.
तो जब वो एसिडिक से हो रहा है तो हम उसे एसिडिक रिएक्शन कहेंगे, और जब वो बेस से हो रहा है उसका तो हम उसे बेसिक ऑक्साइड कहेंगे. नाउ वी सी द रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद अ बेस. You saw the reaction between a carbon dioxide and calcium hydroxide, which is a lime water. In activity 2.5, the calcium hydroxide, which is a base, react with the carbon dioxide to produce a salt and water. Since this is similar to the reaction between a base and an acid, we can conclude that the non-metallic oxide are acidic in nature. अब जो एक्टिविटी हमने जो 2.5 में हमने की थी उसके बेस पे हम ये जज कर सकते हैं कि जो भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होती हैं ये बेसिकली क्या होती है, एसिडिक इन नेचर होती हैं. Now we see what do all acids and all bases have in common. In section 2.1, have you seen that all base acids have a similar chemical properties? What leads to the similarity in property? We saw in activity 2.3 that all the acids generate a hydrogen gas on reacting with a metal, so the hydrogen seems to be common to all acids. Let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic. अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, एक एक्टिविटी परफॉर्म किया गया और उसमें इस एक्टिविटी में देखा जा रहा है कि क्या सभी जो सॉल्यूशन है, जो भी मेटल्स हैं वो उससे अगर रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस से तो क्या सभी कंपाउंड्स जो है वो हाइड्रोजन जो है उसके एसिडिक हैं या नहीं है. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी जो है देखिए वहाँ एक्टिविटी में क्या बताया गया है. Take solution of a glucose, alcohol, hydrochloric acid and sulfuric acid etc. Fix 2 nails on a cork and place the cork in a 100 ml of a beaker. Connect the nails to the 2 terminals of a 6-volt battery through the bulb and a switch as shown in figure 2.3. Now pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. Repeat with the dilute sulfuric acid and repeat the experiment separately with a glucose and alcohol solution. What do you observe now? Does the bulb glow in all cases? अब देखिए यहाँ पे दो तरह की सॉल्यूशंस को लिया गया है और उन सॉल्यूशन के बेस पे जब उनको किया जा रहा है तो ये देखा जा रहा है कि किस सॉल्यूशन के बेस पे बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है और किस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है. अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, एक रबर कॉर्क है, उसके ऊपर डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन है, नेल है, देन देयर इज़ अ बीकर, स्विच, बल्ब एंड 6 वोल्ट बैटरी. अब देखिए चलते हैं हम आगे. द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड एज शोन इन फिगर 2.3 बट यू विल ऑब्जर्व दैट द ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. अब देखिए जब हम एसिड की बात करें तो उस केस में जो है वो बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन जब हम बात ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन की करेंगे तो उस केस में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी और इस वजह से वहाँ बल्ब ग्लो नहीं करेगा. ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेटर दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी flow of electric current through the solution is electric current is carried through the acidic solution by ions. Acid contains the H positive ions as a cation and the anion such as a chlorine negative in HCl and NO3 in negative in the acid is a H positive power of the 4. This suggests that the acid produces a hydrogen ion H positive in the solution which are responsible for their acidic property, and repeat the same activity using alkalis such as the sodium hydroxide and calcium hydroxide etc. What can you conclude from the result of this activity? अब देखिए जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई है तो यहाँ पे कुछ और एक्टिविटी के बारे में बोला गया है, जैसे कि आप हाइड्रोजन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड जो है उसको यूज़ करें और उसको यूज़ करने के बाद एक्टिविटी परफॉर्म करें और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन को आप बताएं. अब चलिए हम देखेंगे आगे. व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन. अब एसिड और बेस के साथ क्या होता है जब वो वाटर सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं. डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन? लेट अस टेस्ट दिस. क्या जो एसिड है वो अपने आयंस प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में, हाँ या ना? ये हम आगे इस एक्टिविटी में टेस्ट करके देखेंगे. Take about 1 gram solid NaCl in a clean and a dry test tube and set up the apparatus as shown in figure. And add some concentrated sulfuric acid to the test tube. What do you observe? Is there a gas coming out of the delivery tube? Test the gases evolved successfully with a dry and a wet blue litmus paper. In which case does the litmus paper change the color? On the basis of the above activity, what do you infer about the
acidic character of the dry HCl gas and HCl solution. Note to teacher, if the climate is very humid, you will have to pass the gas produced through a guard tube, drying a tube containing a कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैसेस. अब देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटी की गई है उस एक्टिविटी में क्या बताया गया है, जो सॉल्यूशन है उसमें बेसिकली आपको जो है NaCl लिया गया है, ठीक है. और जब वो रिएक्ट कर रहा है तो उसमें से जो भी जिस तरह की जो गैस निकल रही है, राइट, तो वो गैस है. उस गैस से आपको कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन जो है वो एसिड है या बेसिक इन नेचर है. तो उसके लिए जब आप मॉइस्ट लिटमस पेपर को वहाँ पे टच करेंगे तो इट बिकम रेड, दैट मीन्स इट इज़ अ एसिडिक इन नेचर. लेकिन यही जब आप ड्राई लिटमस पेपर से करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको किसी भी तरह का साइन शो नहीं करेगा, because we need a wet litmus paper here. Now, this experiment suggests that the hydrogen ion in HCl are produced in the presence of a water. The separation of H positive ion from the HCl molecule cannot occur in the absence of water. अब देखिए जो बोला गया है, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. अब HCl में जो आयन प्रेजेंट हो रहे हैं वो वाटर के प्रेजेंस में बेसिकली हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं. द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम द HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. Now we see the hydrogen ion cannot exist alone, but they exist after combining with a water molecule. Thus the hydrogen ion must always be as shown in the H positive, which is a hydronium ion. अब जब भी देखिए यहाँ पे एसिड को जो है बेसिकली जब हम वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, H3O पॉजिटिव आयन जो है वो हमें दे रहा है, यानी विच इज़ H पॉजिटिव प्लस H2O, इट्स फॉर्मिंग अ H3O पॉजिटिव आयन. We have seen that the acids given to H3O positive or H positive aqueous ion in water. Let us see what happen when the base is dissolved in water. अब देखिए एसिड का तो हो गया, लेकिन अब बेस के साथ जब हम रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, NaOH जब H2O से रिएक्ट हो रहा है तो हमें Na पॉजिटिव मिल रहा है, बट OH नेगेटिव आयन हमें मिलेगा. अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव नहीं मिल रहा है. दिस इज़ द थिंग व्हाट वी हैव सी हियर. नाउ वी सी द यहाँ पे रिएक्शन जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं. जो आपको बेसिक डिफरेंस दिख रहा है दोनों में वो यही है कि जब एसिड वाटर से जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है, H3O पॉजिटिव आयन दे रहा है, और जब वो बेस से रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है हमें, OH नेगेटिव आयन दे रहा है. Now as we have identified that all acid generated H positive aqueous and all bases generated the OH negative aqueous, we can view the neutralization reaction as follow. अब इसमें जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसके बारे में बताया गया है. लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन द वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस. अब देखिए एक्टिविटी 2.10, टेक अ 10 ml वाटर इन अ बीकर. So now add a few drops of a concentrated H2SO4 to it and swirl the beaker slowly. Touch the base of the beaker. Is there a change in the temperature? Is this an exothermic or endothermic process? Now is this repeat the above activity with the sodium hydroxide and pellets and record your observation. अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई है उस एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे आपको स्लोली जो है वो एक चीज़ समझनी है. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वार्निंग साइन है, ठीक है. वार्निंग साइन क्या कह रहा है कि अगर यहाँ आपके हाथ में लगा है तो ये आपको हार्म जो है बेसिकली पहुँचा सकता है. इट्स एन वेरी हार्मफुल. तो ये जो प्रोसेस है मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ एंड देन आई ब्रीफ यू द इंफॉर्मेशन हियर. Now you can see here the process of dissolving an acid or a base in a water is highly exothermic one. देखिए अब पानी में जब भी हम अगर बेस या एसिड को हम मिक्स करते हैं तो ये काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है. ये काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक इसलिए है क्योंकि जैसे ही हम इसको पानी में रिएक्ट करेंगे तो इसमें से गैस की बबल्स या हीट हम जो कह सकते हैं ये निकलना शुरू होगी. तो इट कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज इट्स स्प्लैशिंग. Care must be taken while mixing a concentrated nitric acid and sulfuric acid with the water. और ऐसे टाइम पे जो है हमें केयर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब हम वाटर के साथ इस तरह का कोई भी एसिड जो है हम मिक्स कर रहे हैं. द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद द कॉन्स्टेंट स्टरिंग. और जब हम एसिड मिक्स कर रहे हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा स्लोली डालना है ताकि जो है ये कॉन्स्टेंट स्टरिंग से उस पर गिरे. बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करना है ताकि ये रिएक्ट होकर इसके स्प्लैश आए. If water is added to a concentrated acid to the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns.
अगर हम ये चीज़ बहुत स्पीड में करेंगे तो क्या होगा, इसमें से हीट जो है बहुत ज़्यादा जनरेट होगी और इसके मिक्सचर से जो स्प्लैश निकलेगा वो आपको बर्न भी कर सकता है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग, और उसका जो ग्लास बीकर है वो भी टूट सकता है क्योंकि ज़्यादा हीट अगर हो रही है तो। लुक आउट ऑफ द वार्निंग साइन on the can of a concentrated sulfuric acid and on the bottle of the sodium hydroxide pellet। अगर आप जो सल्फ्यूरिक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है या जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट होते हैं उस पर आपको इस तरह का वार्निंग साइन जो है वो देखने को मिल सकता है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद अ वाटर रिजल्ट इन अ डिक्रीजेस in the concentration of ions, which is H3O positive plus OH negative per unit volume. Such a process is called the dilution and the acid or base is said to be diluted. Now we see here how the strong are acid or base solution. एक pH पेपर की हेल्प से हमें ये तय करना है कि जो सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है. So now here we can start reading it. We know how acid and base indicators can be used to distinguish between an acid and a base. We have also learned in the previous section about a dilution and decreases in the concentration of H positive ion or OH negative ion in the solution. Can we quantitatively find the amount of this ion present in a solution? Can we judge how strong or given acid or base is? अब देखिए यहाँ पे जो बात किया गया है कि कुछ एसिड बेस इंडिकेटर्स की हेल्प से जो हम डिस्टिंग्विश कर देते हैं कि ये एसिड है या बेस है, जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था। इस तरह से क्या हम ये पता कर सकते हैं कि उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो OH+ या OH नेगेटिव आयन जो सॉल्यूशन है क्वांटिटिवली की अमाउंट कितना ज़्यादा ये मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है या एसिडिक है या बेसिक है। तो हाँ, हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। We can do this by making a use of universal indicator। हम universal indicator का यूज़ करके हम इस चीज़ से हम पता कर सकते हैं which is a mixture of a several indicators, और ये काफ़ी several indicator का mixture होता है। The universal indicator shows the different colors of a different concentration of a hydrogen ion in a solution। और ये जो होता है काफ़ी ज़्यादा indicators इसमें mix होते हैं, तो इस वजह से क्या है, ये डिफरेंट कलर से हमें शो करता है कि किस तरह का कॉन्सेंट्रेशन है उस सॉल्यूशन में। अ स्केल ऑफ फॉर मेजरिंग अ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड अ पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। अब ये जो है किस तरह से कितना ज़्यादा है इसके लिए जो है एक पीएच लेवल का एक स्केल जो है वो रेडी किया गया है, और उसके हेल्प से जो है हम ये पता कर सकते हैं। नाउ द P in a pH stands for a potence in German, meaning power. On the pH scale, we can measure a pH generally from a 0 to 14. pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value. The pH of a neutral solution is 7. Value less than 7 on the pH scale represent the acidic solution, and as the pH value increases from 7 to 14, it represents the increase of OH negative ion concentration, which means the basic solution. That increase the strength of the alkali. Generally, paper impregnated with a universal indicator is used for measuring a pH। अब देखिए किसी भी चीज़ का pH लेवल जब हम देखेंगे तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के हेल्प से अगर हम करते हैं तो अगर कोई भी चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन का pH लेवल जो है अगर 7 आता है दैट मीन्स इट्स अ न्यूट्रल। लेकिन अगर वो 7 से नीचे और 0 तक जाता है तो ये हमें बताता है उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी एसिडिक इन नेचर जो है वो हमें यहाँ शो करेगा। अगर वो 7 to 14 जाता है तो अब हमें यहाँ पे पता चलेगा उसका बेसिक नेचर और उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना ज़्यादा है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है एक्टिविटी 2.11 टेस्ट द पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन गिवन इन द टेबल 2.2। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज़ द नेचर एंड ईच सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। टेबल 2.2। अब टेबल 2.2 में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको ये कई सारी सॉल्यूशन जो है इसको लेना है और इसको पीएच पेपर की हेल्प से टेस्ट करना है और पता करना है कि सॉल्यूशन जो है वो कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है या न्यूट्रल है, किस तरह का है। अगर देखिए सबसे पहले आपको बताया गया सलाइवा बिफोर मील खाने के पहले, सलाइवा आफ्टर मील खाने के बाद, लेमन जूस, कलरिस्ट एरिटेटेड ड्रिंक, कैरेट जूस, कॉफ़ी, टोमेटो जूस, टैप वाटर,
या 1 ml ऑफ NaOH एंड 1 ml ऑफ HCl। तो ये जब आप टेस्ट करते हैं तो उसका pH वैल्यू कितना आता है और कलर क्या चेंज होता है पेपर का, pH पेपर का, वो आपको बताना है, और सब्सटेंस का नेचर क्या है वो आपको शो करना है। तो ये जो है एक्टिविटी आप लैब में परफॉर्म कर सकते हैं और इसके बेसिस पे आप इस चीज़ को जज करके फाइनल कंक्लूजन दे सकते हैं। नाउ वी सी the strength of acid and bases depend on the number of OH positive ions and OH negative ions produced respectively. If we take a hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then this produces different amounts of hydrogen ion. Acids that give rise to the more H positive ion and are said to be a strong acid, and acid that gives a less H positive ions are said to be the weak acid. Can we now say that the weak and strong bases are? अब देखिए, अब ये जो है जिस तरह से हम अगर किसी भी एसिड सॉल्यूशन में pH पेपर के बेस पे टेस्ट करते हैं तो उसका कलर जो है वो 7 के नीचे हमें डिफाइन करता है। तो वो जितना ज़्यादा, मान लीजिए अगर बहुत रेड है तो H पॉजिटिव आयंस जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर उसका कलर जो थोड़ा डीम है, जो कि येलो, हल्का ग्रीनिश या कह सकते हैं लाइट ग्रीनिश या लाइट येलोइश आ रहा है, तो दैट मीन्स इट्स अ वीक एसिड। तो इस सारी चीज़ के बेसिस पे हम इस चीज़ को जज करके कह सकते हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंस क्या है pH की हमारी डेली लाइफ में, अब हम उस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे। Now we see, are plants and animals pH sensitive? Our body works within the pH range of 7.0 to 7.8। अब देखिए जो हमारी बॉडी है ये किस लेवल में वर्क करती है, 7.0 to 7.8 pH लेवल तक में काम करती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ अ pH चेंज। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये काफ़ी थोड़ा बहुत चेंज pH लेवल में ही वो जी सकते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस होगा तो उनका रह पाना मुश्किल है। When pH of a rainwater is less than 5.6, it is called the acid rain। अगर जो भी जो रेन वाटर है उसका अगर हम pH लेवल टेस्ट करें और वो 5.6 से कम निकलता है, दैट मीन्स वो एक एसिडिक रेन है। When acid rain flows into the river, it lower the pH of the river water also। अगर ये एसिड रेन पानी में गिरती है जो कि हमारा नॉर्मल रिवर वाटर है, तो वो रिवर वाटर के pH लेवल को भी क्या कर रही है, गिराते जाएगी। इट लोज एंड देन द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इज सच अ रिवर्स बिकम डिफ़िकल्ट। और फिर वो जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए वहाँ रह पाना क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट। नाउ एज यू कैन सी हियर, व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। अब ये कह रहा है कि आपके बैकयार्ड में जो सॉइल है उसका pH लेवल कितना है, क्या आपको पता है? प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। टू फाइंड आउट द pH रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, you can collect the soil from the various places and check the pH in the manner described below in activity 2.12. Also you can note down which plant are growing in the region from which you have collected the soil। अब देखिए कह रहे हैं कि जिस भी रीजन से आपने सॉइल कलेक्ट किया है उसका जो है pH लेवल चेक करिए और पता करिए कि उसका pH लेवल कितना है और किस तरह का है। एक्टिविटी अभी 2.12 यहाँ पे दी गई है। पुट अबाउट 2 ग्राम ऑफ सॉइल इन द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ 5 ml ऑफ वाटर टू इट। Shake the content of the test tube, filter the contents and collect the filtrate in a test tube. Check the pH of this filtrate with the help of universal indicator paper. What you can conclude about the ideal soil of a pH for the growth of the plant in your region। अब देखिए जो भी pH लेवल निकलता है अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है तो ये प्लांट की ग्रोथ को कहीं ना कहीं जो है इसका इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी बैड पड़ेगा। लेकिन ये अगर न्यूट्रल है या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, थोड़ा हिसाब से है, तो क्या है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए ठीक ठाक रहेगा। पर अगर न्यूट्रल है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो एसिड और बेसिक होना भी सॉइल का क्या है, कहीं ना कहीं प्लांट की लिविंग लाइफ के लिए हार्मफुल है। नाउ वी सी द pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। It is very interesting to note that our stomach produces a hydrochloric acid. It helps in the digestion of a food without harming the stomach. During our indigestion, the stomach produces too much acid and this causes a pain and irritation.
To get rid of this pain, people use bases called the antacids, and one such a remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter. These antacids neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, which is a milk of magnesia, and mild basis is often used for this purpose. अब देखिए यहाँ पे क्या बताया, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, आपको जैसे कि पता है कि हमारे पेट में क्या है, कंटिन्यूसली एसिड जो है वो सिक्रीट होता रहता है। इस वजह से हमें कभी कभी जो है पेट में आपको पेन या फिर इरिटेशन भी फील होती है। तो इस सारी चीज़ से रिड होने के लिए आपको क्या करना होता है, बेसिस का सोल्यूशन लेना होता है, जैसे कि एंटासिड है और कई भी तरह जो है वो गोलियाँ आती हैं जो कि क्या करती हैं, आपके पेट में एसिड जो सिक्रीट हो रहा है उसको लेस करती हैं ताकि आप सही रह सकें। तो ये जो बताया गया है ये भी पीएच बताया गया है। अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच लेवल चेक करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एसिडिक निकलेगा। नाउ वी सी द पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। Tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5 to the enamel and made up of a calcium hydroxapatite, and the crystalline form of a calcium phosphate is the hardest substance in the body. It does not dissolve in a water but is corroded when the pH is the mouth is below 5.5. Bacteria present in the mouth produce acids by a degradation of a sugar and food particles remaining in the mouth after eating. The best way to prevent this is to clean a mouth after eating a food and using a toothpaste, which are generally basic for cleaning the tooth and can neutralize the excess acid and prevent the tooth decay. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पेट में जो है वो क्या है, एसिड है, कहीं ना कहीं हमेशा जो है कंटिन्यूसली सिक्रीट हो रहा है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जब भी ये एसिड सिक्रीट होता है तो कहीं ना कहीं एसिडिटी हमारे मुंह में भी बन रही है, और इसका रीज़न जो है ये काफ़ी बड़ा है टूथ डिके का। इस वजह से हमें हमेशा ट्राई करना है कि जब भी हम खाना खा लिए हैं तो उसके बाद या जो भी डिग्रेडेशन ऑफ शुगर है या फूड पार्टिकल जो हमारे दांतों में या मुंह में अटक गया है उसको हम क्लीन कर लें बाय यूजिंग अ टूथब्रश और यू कैन से अ टूथपेस्ट, क्योंकि इससे क्या होगा, वो चीज़ क्लीन हो जाएगी और ये चीज़ एसिडिटी क्रिएट नहीं करने देगी। और क्योंकि एसिडिटी को बेस से ही हटाया जा सकता है तो टूथपेस्ट जो है, जो कि जनरली होता है, बेसिक इन नेचर होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने में और प्रिवेंट करते हैं टूथ डिके में। नाउ वी सी द सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड द प्लांट्स थ्रू द केमिकल वेरफेयर। अब इन सारी चीज़ों का सेल्फ डिफेंस कैसा है एनिमल और प्लांट्स में केमिकल से, चलिए वो देखते हैं हम आगे। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी? Bee sting leaves an acid which causes a pain and irritation. Use of mild like baking soda on the stung area give a relief. Stinging hair of a nettle leaf inject a methylic acid causes a burning pain. अब देखिए यहाँ पे बताया है जो हनी बी है, अगर उसने कभी आपको काट लिया तो आपने देखा होगा कि आपको जो है वहाँ पे रेडनेस आ जाती है और स्वेलिंग आ जाती है जो कि आपको पेन और इरिटेशन देती है। तो अगर आपको इस चीज़ से छुटकारा पाना है, इस चीज़ से रिलीफ चाहिए, तो आप वहाँ पे अगर जो बेकिंग सोडा है उसको रखते हैं तो इससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलना शुरू होगा। इसके साथ साथ जो नेटल लीव है, अगर वो आप की बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं या किसी तरह से आपकी बॉडी में लग जाते हैं तो वो क्या करते हैं, मैथोनिक एसिड है जो प्रोड्यूस करते हैं और इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बर्निंग पेन होता है, जिसने यहाँ पे बताया गया है येलो बॉक्स में। और जब भी नेटल लीव आपसे टच जाते हैं ड्यूरिंग द वाइल्ड ट्रैकिंग और समथिंग, आपका डॉग प्लांट यूज़ किया जाता है उसके प्रिवेंशन के लिए, ताकि उसका जो असर है, जो जलन या जिस तरह का भी इरिटेशन हो रहा है उससे उसको रोका जा सके। नाउ हियर एज यू कैन सी देयर इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसिड। उनकी किस तरह के एसिड वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे विनेगर है ये एसिटिक एसिड देता है, ऑरेंज है ये सिट्रिक एसिड देता है, टर्मरिन है विच इज़ गिव अ टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो है विच गिव्स ऑक्जेलिक एसिड, सॉर मिल्क यानी कर्ड की जब हम बात करें तो वो लैक्टिक एसिड देता है, लेमन जो है वो सिट्रिक एसिड देता है, एंड स्टिंग जो है वो मैथोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ जो नेटल स्टिंग है ये भी मैथोनिक एसिड ही प्रोड्यूस करता है। Now you can see more about the salt. In the previous section we have seen the formation of salt during the various reactions. Let us understand more about their preparation, properties and uses. अब देखिए यहाँ पे फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में बताया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब एसिड और बेस रिएक्ट हो रहे हैं तो आपको सॉल्ट सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन वो सॉल्यूशन जो है हर बार सॉल्ट आपके खाने वाला नहीं होगा। हम जो सॉल्ट खा रहे हैं उस फॉर्म को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। उसके अलावा भी नमक की और फैमिली है जो यहाँ पे बताई गई है, जो कि नमक की फैमिली से बिलोंग करती है, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड द अमोनियम क्लोराइड।
Identify the acid and bases from which the above salt may be obtained, and salts having the same positive and negative radical are said to be belong to a family, for example NaCl, Na2O, SO4, and belonging to the family of sodium salt. Similarly, the NaCl and KCl belong to the family of a chloride salt. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है किस तरह से कौन सी फैमिली सॉल्ट से बिलोंग करती है. We see the now pH of a salt. Activity 2.14. Collect the following salt samples: sodium chloride, potassium nitrate, aluminium chloride, zinc sulfate, copper sulfate, and the sodium acetate, sodium carbonate, and the sodium hydrogen carbonate. Some other salts available can also be taken. Check their solubility in water. Use the distilled water only. Check the action of this solution on a litmus and find the pH using a pH paper. Which of the salts are acidic and basic and neutral. अब यहाँ पे जो है जो सॉल्ट है उसको लिटमस पेपर से हमें टेस्ट करना है बेसिकली, और हमें पता करना है कि जो सॉल्ट है वो कितना बेसिक है, न्यूट्रल है या एसिडिक है. अब चलिए हम देखते हैं आगे. Salts of a strong acid and a strong base are neutral with a pH value of 7, and on the other hand जो कि हमने पहले देखा था, यानी अगर जो सॉल्ट है उसका अगर 7 पे आता है तो वो न्यूट्रल है, अगर वो 7 के ऊपर जाता है तो वो बेसिक है, और 7 के नीचे आता है तो उसको एसिडिक है. तो वो कितना वीक एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, वो हमें pH की वैल्यू से पता चलेगी. Now we see the chemicals from a common salt. By now you have learned that the salt formed by the combination of a hydrogen chloride acid and the sodium hydroxide solution is called a sodium chloride. This is the salt that you use in a food, and you must have observed in the above activity that is the neutral salt. सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट. और जो सी वाटर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के सॉल्ट जो होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं. लाइक सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट एंड डिपॉजिट ऑफ अ सॉलिड salt are also found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to the impurities, and this is called the rock salt. Beds of a rock salt were formed when a seas of a bygone agena dried up, and rock salt is mild like a coal. You must have heard about the Mahatma Gandhi's Dandi March. Did you know that sodium chloride was such an important symbol in our struggle for a freedom? ये जो नमक के लिए नमक सत्याग्रह किया गया था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया. Now we see the common salt, a raw material for chemical. The common salt thus obtained in an important raw material for a various material of a daily use such as a sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, and the many more. Let us see how the substance is used for making all these different substances. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए जो बेसिकली हमारा कॉमन सॉल्ट है उससे क्या क्या बनाया जा रहा है क्या क्या नहीं, ये सारी चीज़ें बताएंगे. जैसे कि आप जानते हैं कि जो सॉल्ट वाटर है वो काफ़ी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसका यहाँ पे प्रोसेस करके बताया गया है किस तरह से. देखिए अब सॉल्ट जो कॉमन सॉल्ट है उससे क्या क्या बनाया जा सकता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया गया है विच इज़ हेयर ट्वाइस NaCl एंड ट्वाइस H2O. अगर हम लेते हैं तो वो ट्वाइस NaOH फॉर्म करता है, Cl2 एज अ गैस एंड H2 एज अ गैस. Now here we can see this, there is a bleaching powder. You have already come to know that the chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride, and this chlorine gas is used for the manufacture of a bleaching powder, and bleaching powder is produced by action of a chlorine on a dry slake lime, and bleaching powder is represented as a CaOCl2. थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स. और देखिए यहाँ पे जो जैसे कि हम जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ड्राई स्लेक्ट होता है, और ये बेसिकली इसमें ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस को जो है इम्पैक्ट किया जो है वो फिल किया जाता है. और इस तरह से आपने देखा होगा जब भी आपने ब्लीचिंग पाउडर को खोला है तो उसमें से काफ़ी गहरी स्मेल आती है जो कि क्लोरीन की स्मेल होती है. It's a complex form and it shows like a CaOH2 plus Cl2, and it forms a CaOCl2 which is a bleaching and H2O. Now here you can see the bleaching powder कहाँ कहाँ यूज़ होता है. For a bleaching cotton and linen in the textile industry, for the bleaching a wood pulp in a paper factory, and for the bleaching washed cloth in a laundry, as an oxidizing agent in a many chemical industries, and to make a drinking water free from a germs. अब देखिए बेकिंग सोडा भी है. बेकिंग सोडा को बेसिकली आप जानते हैं ये हमारे खाने के लिए यूज़ होता है. हमने कई बार पकौड़ा तलना है या फिर कई सारी चीज़ें जैसे केक बनाना है, तो इन सारी चीज़ों में हम बेकिंग सोडा को क्या करते हैं यूज़ करते हैं. इसके साथ वॉशिंग सोडा के बारे में बताया गया है जो हमारे कपड़े धोने के हैं, उनकी सारे के केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे आपको शो किए गए हैं. यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा के बारे में भी यहाँ पे बताया गया जो कि आप पढ़ सकते हैं.
अब इसके आगे देखिए बताया गया, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, क्या जो सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स होते हैं क्या वो सच में काफ़ी ड्राई होते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 2.15, हीट अ फ्यू crystals of a copper sulfate in a dry boiling tube. What is the color of the copper sulfate after heating? Do you notice what droplet in the boiling tube where have these common from? Add 2 to 3 drops of water on the sample of a copper sulfate obtained after heating. What do you observe? Is the blue color of a copper sulfate restored? Copper sulfate crystal, which seem to be dry, contain water of crystallization. When we heat the crystal, this water is removed and salt turns white. अब देखिए जब उसको हीट किया जाता है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को, तो क्या होता है, वो उसका जो वाटर कंटेन है वो क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा टर्न्स वाइट में वो टर्न हो जाता है। इफ़ यू मॉइस्चन द क्रिस्टल अगेन विद वाटर यू विल फाइंड अबाउट द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपीयर्स। अगर आप उसको वापस से मॉइस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ब्लू कलर का क्रिस्टल है वो वापस से रीअपीयर हो जाएगा। नाउ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द one formula of unit of a salt. 5 water molecules are present in the one formula unit of a copper sulfate. Chemical formula for a hydrogenated copper sulfate C is a CuSO4 5H2O. Now you would be able to answer the question whether the molecule of Na2O CO3 and 10H2O is wet. One other salt which processes water of a crystallization is a gypsum. It has 2 water molecules. As a water of a crystallization, it has a chemical formula of CaSO4 twice H2O, and let us look into here. देखिए अब यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताया गया है। आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस की कई मूर्तियाँ होती हैं। इवन अगर जब आपकी बोन ब्रेक होती है तो भी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो आपके पैरों में चढ़ाया जाता है, जिसके अंदर जिप्सम होता है, जो कि काफ़ी स्पीड में प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करता है, वो हेल्प करता है उसको सूखने में और उसको एक फॉर्म देने में। अब मैं इस चीज़ को पढ़ रही हूँ, आप इस पर गौर करिएगा। द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग अ फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजिशन, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन अ मिक्सिंग विद अ वाटर इट चेंजेस टू द जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो है CaSO4 एंड हाफ प्लस जो है H2O है। ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगर हम इसको वाटर से रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली क्या हो जाता है, ये जिप्सम रेडी करता है और यही जिप्सम जो है हमें बोन्स के लिए जो है वो बेसिकली हार्ड सॉलिड मास के टाइप में हमें दिखाई देता है। नोट दैट द ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज अ वाटर ऑफ अ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू get the half water molecule is written in this form? Because 2 formula unit of a CaSO4 share a 1 molecule of a water. Plaster of Paris is used for making toys, materials for a decoration, and for the making a surface smooth. Try to find out why is the calcium sulfate hemihydrated called the plaster of Paris. अब इस सारी चीज़ों से आपको पता चला है किस तरह से वो प्लास्टर ऑफ पेरिस को फॉर्म किया जाता है और उसका सरफेस जो है वो स्मूथ किया जाता है। आपने कभी भी जो प्लास्टर लगा हुआ देखा होगा, आपने देखा होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मूदी सरफेस जो है वो होते हैं, तो वो इस वजह से ही होते हैं। इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का कई तरह में यूज़ होता है, लाइक टॉयज़, मटेरियल डेकोरेशन के लिए बनाने के लिए, सरफेस को स्मूथ करने के लिए, तो इस सारी चीज़ों के लिए वो यूज़ किया जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर द डे।